मेरी शादी को अभी 2 दिन ही गुजरे थे जब मेरी सास मेरे सबसे छोटा देवर को मेरे कमरे में लेकर आई। 15 साल का आमिर शर्मा रहा था। मेरी सास के साथ खड़ा था। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि जब से तुम्हारी अमन के साथ मंगनी हुई है, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मेरी भाभी से दोस्ती करा दो, लेकिन इस झटपट की मंगनी और 2 महीने में शादी ने तो मुझे भुला कर रख दिया था। अभी तो 2 दिन से इसने मेरी जान अजाब में डाल रखी है कि भाभी से दोस्ती करवा दो। मेरी सास एक ही सांस में सारा किस्सा मुझे सुना दिया। आमिर बहुत शर्मीला लड़का था। अभी भी मेरी सास के पीछे छुपे उनके दुपट्टे को अपनी उंगली पर लपेट रहा था और चोरी की नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुरा कर उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। हिचकिचाते हुए उसने मुझसे हाथ मिलाया। मैंने कहा कि तुम लड़के होकर इतनी शर्मीली हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी। तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकते हो। मेरी बात पर वह मुझे कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा कर उसने सर हिला दिया। मैं सबसे बड़ी बहू थी। अमन से छोटी 2 बहनें थी और उनसे छोटा मेरा देवर था। अमन बहुत मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले पति थे। ससुराल वाले भी मोहब्बत करने वाले थे। पहला कदम आमिर की तरफ मैंने बढ़ाया था। वे था तो 15 साल का, लेकिन ढील ढाल और ऊंचे कद की वजह से बड़ा लगता था। मैं शाम को उसके कमरे में चली जाती थी और उससे इधर उधर की बातें करने लगती। बहुत जल्द वह मुझसे घुल मिल गया। मेरे कमरे में ही बिना तकल्लुफ़ के आ जाता था। एक दिन मैं उसके कमरे में गई तो टीवी देख रहा था। मुझे देखकर उसने फौरन से चैनल बदल दिया और घबरा सा गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर न जाने क्यों शक होने लगा था। ऐसा भी क्या देख रहा था जो मुझे देखकर ही बदल दिया, और अब इस तरीके से घबरा रहा है कि जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने उससे प्यार से पूछा कि तुम टीवी पर क्या देख रहे थे, तो मेरे सवाल पर वह घबरा गया और ना में सर हिलाने लगा। कहने लगा कि कुछ भी तो नहीं भाभी, उस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा जो तुम देख रहे थे वे लगाओ। उसने नजरें झुकाकर वे चैनल लगा दिया जो वे देख रहा था। मैंने वे देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और कान पकड़ लिए थे। मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मैंने गुस्से से आमिर की तरफ देखा। तुम ये देखते हो टीवी पर रात को? अमन से बताऊं? तुम्हारे भाई को? मेरे गुस्से पर वह बदहवास हो गया। ना में सर हिलाने लगा। भाई से कुछ मत कहिए आप। मैंने उसे घूरते हुए कहा कि ये देखकर तुम्हें नींद कैसे आती है? कितनी खौफनाक शक्ल देखते हो तुम। वह कोई हॉरर मूवी देख रहा था। मैं तो देखकर ही डर गई थी। उसने फौरन मुझसे माफ़ी मांग ली कि वह अब नहीं देखेगा। मुझे अपना ससुराल आइडियल ससुराल लगता था। ननंदी भी मुझसे प्यार करती थी और मैं खुद को खुश नसीब समझने लगी थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये सारी खुशी फेक है। मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसी जा रही हूँ, जिसका तस्वुर भी एक औरत को काटने पर मजबूर कर देता है। उसकी सांस उसकी ज़िंदगी में ऐसी हैवानियत भर दे जिसे सहना मौत के बराबर हो। मैं मायके में सबसे छोटी थी, इसलिए मुझे ज्यादा तवज्जो नहीं मिली थी। बहन भाई बड़े थे, सब आपस में मिलकर बातें करते थे और जब मैं उनके पास जाती थी तो कहते थे कि तुम छोटी हो, तुम्हारा हम बड़ों में क्या काम है। मैं अकेलेपन का शिकार हो गई थी। मुझे आमिर को देखकर अपना बचपन याद आने लगता था। मैं बड़े बहन भाइयों की तवज्जो से महरूम थी, इसलिए मुझे लगा कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है, क्योंकि मेरी दोनों ननंदे आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। वे एक दूसरे के साथ साथ रहती थी, इसलिए ननंदों से ज़्यादा मैं आमिर पर तवज्जो देती थी। उसकी पसंद का खाना बना देती थी, उसके छोटे मोटे काम भी कर देती थी, उसके साथ गेम भी खेल लेती थी, ताकि जो अजियत मैंने महसूस करी वह आमिर को महसूस ना हो। एक दिन वे मेरे कमरे में आया और अमन के आने का वक्त था। मैंने खूबसूरत से कपड़े पहने और मेकअप कर रही थी। जब आमिर मेरे कमरे में आया और मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा, फिर मेरे मेकअप से एक महरून कलर की लिपस्टिक उठाकर मुझे पकड़वाई और कहने लगा, भाभी ये लगाओ, मुझे ये रंग बिल्कुल बहुत पसंद है। मैंने उसके हाथ से लिपस्टिक पकड़ ली। मैं उसे छोटे से बच्चे का दिल क्या तोड़ती, लेकिन वह तो मुझे देखकर मेरी तरफ मुस्कुराने लगा और मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लिया। बड़ी मोहब्बत से देखते हुए बोला, आप बहुत प्यारी लग रही हो। ये कहते हुए वे एकदम मेरे गले लग गया। पहले तो उसकी हरकत पर मैं पूरे तरीके से घबरा गई। मेरा दिल धड़क गया था। मैंने फौरन से उसे पीछे किया। वह पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे इतने गुस्से से देखा कि वह कुछ घबरा सा गया। कहने लगा कि भाभी आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, मुझे आप अपनी बहनों से भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन शायद आपको मेरा प्यार करना बुरा लगा है। आई एम सॉरी।
उसने गर्दन झुकाकर और शर्मिंदगी से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। मुझे अलग सी महसूस होने लगा। मुझे अपनी सोच गलत लगने लगी। मुझे वह अपनी बहन समझकर मेरे गले लगा था और मैं क्या गलत सोच बैठी थी। कैसे मैंने बेदर्दी से अपनी तरफ से अलग किया था। क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में कि मैं कैसी औरत हूँ, प्यार का जवाब भी दुत्कार कर देती हूँ। ना जाने क्यों मैं खुद को शर्मिंदगी सी महसूस करने लगी थी। इसलिए अगले रोज़ मैं आमिर के साथ मैंने पहले जैसा रवैया ही कर लिया। वह पूरे दिन मेरे साथ ही गुजारता था, मेरे गले में बिना तकल्लुफ़ प्यार से बाहें डाल देता था, अपना चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब लेकर आ जाता था। मुझे जाने क्यों इसका इस तरीके से करीब आना बेचैन कर देता था। मुझे लगता था कि कोई गलत हो रहा है। कोई मुझे ये कहता था कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये बात सच्ची है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। मेरे अंदर बैठा शैतान मुझे ये समझने लगता था कि वह छोटा सा बच्चा है, मुझसे प्यार करता है, बड़ी बहन समझता है। मुझे भी यही सोचना चाहिए। देखने में मैं दुबली पतली थी, वे मेरे साथ खड़ा हो तो 2-3 इंच बड़ा लगता था। जब वे स्कूल से वापस आता तो मैं खाना बना ही रही होती। अंदर आते ही मेरे साथ गले लग जाता था। मुझे उलझन से होने लगती थी। मैं गर्मी में रोटी बनाते हुए पसीने से शराबोश चूल्हे के सामने खड़ी होती थी। आमिर पीछे रहा करो, मुझे देखा नहीं है, मैं रोटी बना रही हूँ। मैं उसे टोक देती थी तो पीछे हट जाता। कहता था कि आप हमेशा इतनी काम क्यों करती रहती हो, कभी तो काम से छुट्टी भी ले लिया करो। यह बात बदल देता था। मेरी एक ख्वाहिश कि मैं घर के हर मेंबर के दिल में जगह बना लूं, मुझे रोक कर रखती थी। इसलिए आमिर की हरकतों पर नाराज़ होने के बजाय मैं उसे मुस्कुरा कर कहती कि जब तुम्हारी बेगम आएगी तब मैं छुट्टी करूँगी और वे काम करेगी। मेरी बात पर मुझसे कहता कि मेरी दुल्हन आप अपनी जैसी लेकर आना, मुझे बिल्कुल आप जैसी बीवी चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। ये कहते हुए वह आंखों में बड़े गौर से देखा था, एक एक कदम ये तरफ बढ़ाते हुए। न जाने किस उलझन में था कि पहली बार मुझे उसकी नज़रों में अपने वजूद के आर पार होती हुई महसूस होने लगी। मेरे पूरे वजूद में सनसनी से होने लगी थी। मेरी कैफियत कुछ अजीब सी होने लगी थी। मैंने अपना दुपट्टा फैला कर लेने लगी। मुझे उसकी तारीफ भी अच्छी नहीं लगती थी। वह अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाकर मेरे चेहरे पर आए पसीने को अपनी हथेली से पोंछने लगा। मैं एकदम से पीछे से हटकर कहीं दूसरी जगह खड़ी हो गई। वह बोला कि मेरा बस चले तो आपसे एक दिन भी काम ना कराऊं, रानी बना कर रखूं आपको, इतनी अच्छी लगती हो आप। मुझे मेरी धड़कनों का ये आलम था कि किसी तेज रफ्तार घोड़े की माफिक बेकाबू हो चुकी थी। ऐसी तारीफ तुम कभी मेरी अमन ने भी नहीं की थी। एकदम से मुझसे पीछे हट गया। उसके चेहरे के रंग भी बदल गए। कहने लगा कि आप मेरी बहनों से भी कुछ काम करवाया करो, वे नवाब थोड़ी ना हैं। मुझे बुरा लगता है जब मेरी बहन जैसी भाभी काम करती रहें और वे दोनों बहनें बैठी हुई टीवी देखती रहें। वह बात को बदलने में शायद माहिर था। अपने तसुरात भी 1 मिनट में बदलता था। अब मैं आमिर की नज़रों से उलझने लगी थी। मैंने इस बार भी उसे सख्ती से कहा कि जाओ तुम अपने कपड़े बदलो, मैं रोटी बनाकर खाना बनाती हूँ। वह किचन से बाहर निकला तो मैंने सुकून का सांस लिया। कुछ दिन मैं उससे दूर रही। मुझे अब उसकी नज़रें बिल्कुल चुभने लगी थी। मैं एकदम अमन से कहा कि आमिर अब बड़ा होने लगा है, उसे उठने बैठने का ढंग होना चाहिए कि कैसे रहते हैं। लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल बच्चे जैसी हैं, जैसी वह अम्मी से गले लगाता है वे वैसे ही मेरे गले लग जाता है। अमन, मुझे सब कुछ बुरा सा लगता है। मैंने ये बात अमन से कही तो वह आमिर को समझाएं। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी की नज़रों में बुरी बनूं। अगर मैं आमिर को डांटती तो वह ज़रूर मेरी सास और ननंद के सामने ये बातें बताता और वे यही समझती कि मैं घर में लड़ाई करवा रही हूँ। हाँ, अगर अमन आमिर को मना करते तो वे एक हद को कायम रखता, क्योंकि बहू के बदले रवैया ससुराल में 4 आंखों से देखते हैं, लेकिन वजह जानने की कोई कोशिश नहीं करता कि वे किस बात पर ऐसे कह रही है और उसका अंजाम क्या हो सकता है। क्या अकेली रहने के लिए ऐसा कर रही है। किसी से सीधा मुंह बात नहीं करती, इसलिए अमन को ये है बात आमिर को समझानी चाहिए। लेकिन अमन तो मेरी बात सुनकर हंसने लगे। कहने लगे, तुम भी ना अजीब सी बातें करती हो। इतना सा बच्चा है, वे तुम्हें माँ की तरह समझकर तुम्हें प्यार कर लेता है और तुम हो तो बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो। अमन ने इस बात को आम से समझ कर ले लिया था। मैं ये सोच रही थी कि मैं किससे बात करूँ। वह मुझे बहन समझता है, ठीक है,
और मैं उसे छोटा भाई समझती हूँ, लेकिन उसकी नज़रें और उसकी बातें कुछ अजीब सी होती हैं। ये बात तो माँ और बहन को समझनी चाहिए कि भाभी बेशक बहन होती हैं, लेकिन कुछ फासले में भी होती हैं। यह बात मैंने अपनी सास से डरते डरते कह दी, लेकिन वह भी हंसी और कहने लगी कि तुम हो इतनी अच्छी हो, आमिर के साथ साथ हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं तो दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि मेरी दूसरी बहू भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। मेरी सास ने बात को एक अलग अंदाज दे दिया था। मैं चुपचाप ही रह गई थी। मेरी सास की लापरवाही और मेरे पति का अलग तरीके से बात को लेने का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने खुद से ही सोच लिया था कि मैं आमिर से काम रखूंगी। मैं आमिर के कमरे में जाना बंद कर दिया, उससे बातचीत भी नहीं करती थी। ये बात उसने भी महसूस की थी। एक बार कहने लगा कि मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है भाभी? मैंने कहा नहीं तो। फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? मैंने कहा बस मैं ज़्यादा बिजी रहने लगी हूँ। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर मुझे गौर से देख रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, आपके चेहरे पर ये जो तिल है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल चाहता है कि देखता रहूं। मैंने उससे प्यार से समझाते हुए कहा कि मुझे इतने गौर से मत देखा करो, बहुत बुरी बात होती है। बहनों से ऐसी बातें नहीं करते हैं, ना ही इस तरीके से देखते हैं। मेरी बात वह संभालता गया, फिर वहाँ से चला गया। कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब थी, मुझे चक्कर भी आ रहे थे। अब अमन मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया तो मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। इस खबर ने तो मेरे ससुराल में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। सब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन बाद रेस्ट का मशवरा दिया। अब किचन का सारा काम मेरी ननंद और सास संभालती थी। मेरा ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजरता था। एक रात मेरे पति और मेरी सास किसी शादी में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन शादी हैदराबाद में थी। मुझे सफ़र मना था और आमिर सर में दर्द का बहाना बनाकर न जाने घर में ही रुक गया था। कहने लगा कि कल स्कूल टेस्ट है, ये नहीं जाएगा। मैं अपनी अम्मी के घर जाने का सोच रही थी, लेकिन आमिर की वजह से मुझे मेरी सास ने मना कर दिया और कह दिया कि तुम घर पर ही रुक जाओ, रात तक हम घर पर लौट आएंगे, शादी तो शाम में ही खत्म हो जाएगी। और मैं पागल, जो मैं चाहती थी कि मैं अपने ससुराल हल पर खुश करूं और सबको खुश रखूं, जो कि कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता था। मैंने सास की बात मान ली। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे नींद आ रही थी। फिर अमन और सास भी हैदराबाद से निकलने वाले थे कि काले बादल और भी अंधेरा कर गए। ऐसी तूफानी बारिश होगी कि अमन ने कहा कि हमारे यहाँ से निकलना मुश्किल है, हम सुबह ही पहुँचेंगे। फिर मुझसे कहने लगे कि आमिर को तेज़ बारिश और बादलों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वह अकेला डर ना जाए, इसलिए उसे अपने कमरे में ही सुला लेना। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं भला उसे अपने कमरे में क्यों सुलाती? मैंने कहा कि अमन, वह इतना छोटा तो नहीं है कि बारिश से डरने लगे। मुझे अपने कमरे में सुलाना उसे एक अलग सा लग रहा था। अमन इस बार मुझे गुस्से से बोले, ये क्या तुम हर बार उसके बड़े होने की राग गाने लगती हो? वह बच्चा ही है, उसकी सोच बिल्कुल बच्चे जैसी है। मुझे और ज़्यादा बहस मत करो और जैसा मैंने कहा वैसा करो। और अमन ने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मैं आमिर को अपने कमरे में नहीं बुलाया। मैं लेट कर सो गई। रात को न जाने कौन सा टाइम था जब बादल इतनी तेज़ से गरजा कि जैसे बिजली गिरी हो। इस वक्त डर लग रहा था कि मैं भी उठकर बैठ गई, साथ लाइट भी चली गई। मेरा दरवाज़ा इस कदर ज़ोर से झटका कि मैं ज़ोर से उछल कर खड़ी हो गई। अंधेरे में मुझे ठीक से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, कौन है? कहने लगा कि मैं आमिर हूँ, भाभी जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे डर लग रहा है। मैंने अंधेरे में बड़ी मुश्किल से चलते हुए दरवाजे तक पहुँची। मेरी कमर में तकलीफ़ थी। कुछ दिनों से मैं अपने अंदर अलग सा महसूस कर रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो हाथ में टॉर्च लिए आमिर खड़ा हुआ था। कहने लगा कि मुझे डर लग रहा है। उसके चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ी हुई थी। फिर अमन ने भी कहा था कि उसे अपने कमरे में सुला लेना, वे उस वक्त बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैंने उसे अंदर कमरे में ले लिया। अंदर आते ही उसने कहने लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मेरे गले लग गया। वह उस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। मैंने उस छोटे बच्चों की तरह उसे तसल्ली दी, कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। मुझे लगा कि शायद वह डर की वजह से एक माँ और एक बड़ी बहन समझकर मुझे गले लगा है, लेकिन कुछ पल में उसके हाथ मेरी कमर पर बेखुदी से चलने लगे। मुझे करंट सा लगा था उसकी पकड़ और उसकी कमर पर चलती मेरी उसकी उंगलियां मुझे और कुछ ही समझा रही थी। मुझे यूं लगा कि मेरे पूरे वजूद पर अंगारे से दहलने लगे हों।
मैंने उसे धकेल कर उसे अपने आप से पीछे किया। एकदम से लाइट आ गई। बारिश का शोर भी कम हो चुका था, जैसे तूफान थम चुका था। आमिर के चेहरे के तासुरात है अब मुझे बदले हुए लग रहे थे। वह मुझे कहीं से भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। मैंने कहा, जाओ यहाँ से, अब डरने की कोई बात नहीं, बारिश कम हो गई है और तूफान रुक चुका है। लेकिन वह अजीब सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा कर कहने लगा, लेकिन मेरे अंदर का तूफान अभी तक नहीं थमा है। एक बार वे रुक जाए तो मैं चला जाऊंगा। मैं उसकी बात सुनकर जम सी गई। वह कहीं से भी मुझे 15 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी बात, उसकी नजरें कुछ भी बचकाना नहीं थी। वे मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा कि आमिर, तुम्हें किस तरीके की बातें कर रहे हो? होश में तो हो ना? कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि बड़ी बहनों से ऐसी बात नहीं करते हैं। मेरी बात तो सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा, कौन सी बहन, कैसी बहन? मेरी सिर्फ 2 बहन हैं। आप तो मुझे देखते ही अच्छी लगने लगी थी। आपके करीब आने की तो मैं बहाने ढूंढता था। आपकी बातें तो मुझे अच्छी लगती थी। उसकी बातें मेरे कानों में इस तरीके से पड़ रही थी कि जैसे कोई कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल रहा हो। आमिर में एक हवस सी दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी माँ जैसी भाभी पर नजर रखते हुए? मैं चिल्ला कर बोली। वे बेवकूफ था, मेरे सामने खड़ा था, कहने लगा कि मैं आपको माँ समझता ही नहीं। मैं तो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। कई बार तो मैं आपसे कहा है, आप शायद भूल गई हैं। मैंने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन न जाने वे कहां से उसमें इतनी ताकत आ गई। उस समय मैं अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। कमरे की बत्ती गुल होते ही मेरी किस्मत की बत्ती भी गुल हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश करी। वह रात मेरे लिए बहुत काली सियाही बनकर रह गई और अपनी सियाही मेरे मुंह पर मल गई। सुबह मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। आमिर बहुत ही बेशर्मी से मेरे सामने बैठा था। कहने लगा कि आपने किसी से भी कुछ कहा तो इस सब की जिम्मेदार रहोगी। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत होने लगी थी। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ को सह रही थी। एक तरफ मेरे पेट में दर्द था और दूसरी तरफ मेरी रूह पूरी तरीके से घायल हो चुकी थी। मुझे सामने बैठे 15 साल के मर्द से घिन आ रही थी। मैंने गुस्से से कहा कि दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। मैं तुम्हारी हर बात अमन को बताऊंगी, तुम्हारी माँ और बहन को भी बताऊंगी। जो तुम जैसे कमीनों को बच्चा समझते हैं, वे मेरी बात पर भी घबराया नहीं था। कहने लगा कि आप ये शौक पूरा करके देख लो, क्योंकि जूतियाँ आप पर ही पड़ेंगी। मैं इस घर का छोटा बेटा हूँ, मुझ पर कोई भी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आप अपना घर बचाना चाहती हैं तो जुबान बंद रखिए। मैंने नफरत से उसे देखा। वह मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा जी चाहा कि जैसे तेज धार वाला चाकू हूँ और आमिर को जान से मार डालूं। मेरे और उसके दरमियान जो रिश्ता था, उस रिश्ते को उसने पानी पानी कर दिया था। बाहर की बेल बजी तो मैं दर्द के बावजूद भागती हुई बाहर गई। दरवाज़ा खोला तो ननंद और मेरी सास और अमन खड़े थे। मैं अमन के गले लगकर रोने लगी। मेरे पेट का दर्द बढ़ने लगा था। इतना ज़्यादा दर्द उठा कि मैं तड़पने लगी। अमन परेशान हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो अमन मेरे पास बैठे थे। मेरी सास मेरे सिराने पर बैठी थी। कहने लगी कि जब हमने तुम्हें ध्यान रखने के लिए कहा था, फिर क्यों घर का काम करती रही? खाना तो हम बना कर गए थे। देख लिया तुमने, काम करने का नतीजा अल्लाह ने बाल बाल तुम्हारे बच्चे को बचाया है। अब मैं तुम्हें बिस्तर से उठने नहीं दूंगी। शायद ये झूठ भी आमिर ने ही मेरी सास को बताया कि वह घर के काम करती रही। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि आप लोग नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हुआ है। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी ननंद आमिर के साथ अंदर दाखिल हुई। आमिर शायद मेरी बात सुन चुका था। कहने लगा कि मैं तो सोचा था कि भाभी बहादुर होंगी, लेकिन ये तो मुझसे भी ज़्यादा डरपोक निकली। बारिश से इतना डरती हैं कि मुझे रात भर इन्हें संभालना पड़ा। अभी भी उसकी बात को सब नॉर्मल अंदाज में सुन रहे थे। मैंने सोचा कि घर जाकर अमन को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन जब घर जाकर मैंने अमन से ये सब कुछ कहा तो एक जोरदार थप्पड़ अमन ने मुझे लगाया। कहने लगा कि आपने मेरे छोटे से भाई को समझ क्या रखा है? अरे वे छोटा सा है, उसे तो ऐसी बातों का पता भी नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हुए? मैं सब जानता हूँ कि तुम्हें सब क्यों कह रही हो। देखो, मैं इस घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम्हारी ऐसी बात सुनकर मैं तुम्हें सच्चा समझ लूँगा और अपने परिवार से अलग हो जाऊँगा। अगर तुम मेरे बच्चे की माँ न होती तो मैं तुम्हें तलाक दे देता। मेरे छोटे भाई पर होती कौन हो इल्ज़ाम लगाने वाली? मैं फटी फटी आंखों से अमन को देख रही थी। ये वही अमन थे जो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, या शायद उनकी मोहब्बत सिर्फ इसलिए मेरे से थी कि मैं उनके घर वालों का ख्याल रखती थी और उनके घटिया भाई की बदतमीज़ी हंसकर बर्दाश्त कर रही थी। मेरी हैसियत खुल चुकी थी। मेरी अब तक की सारी खिदमत गलत हो चुकी थी।
उन्हें कभी मेरी बात का भरोसा नहीं आ सकता था, क्योंकि उन्हें अपने भाई पर भरोसा था। मैंने अपना सामान बांधा और जाने का फैसला कर लिया। अमन ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। मेरी सांस हर बात से अनजान थी। मुझे यूं बैग उठाते हुए देखने लगी और कहने लगी कि तुम कहाँ पर जा रही हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अमन कहने लगे कि जाने दो इसे, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गई है। मैं निकल गई। मैंने रिक्शा ली और अपने घर आ गई। सारी हकीकत अपनी अम्मी को बताई। वे मुझसे कहने लगी कि तुम पढ़ी लिखी होकर भी एक ऐसी जहालत कैसे सह गई, और तुम्हें इतना तो इल्म होना चाहिए कि देवर से दूर ही बनाकर रखनी चाहिए। देवर और भाभी की ज्यादा मिलना बड़े बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। तुमने कैसे उसे अपने करीब आने दिया? तुम्हें शुरू से ही अपने से दूर रखना चाहिए था, वरना ये बात जो तुम मुझे बता रही हो पहले कहती तो मैं तुम्हें समझाती तुम्हें कैसे रहना चाहिए। तुमने तो अपना घर खुद बर्बाद कर लिया है। दुनिया को राजी करने के चक्कर में तुम अपना सब कुछ खो बैठी हो। मेरी अम्मी भी बेचैन हो गई थी, लेकिन क्या कसूर सिर्फ मेरा था? मैंने तो अमन से भी बात करी थी, अपनी सास से भी बात करी थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं थी। उन्हें भी तो अपने बेटे को समझना चाहिए था कि देवर भाभी के बीच फासला ज़रूरी होता है। लेकिन फिर मुझे अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। वे आमिर ही था। कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो और घर पर वापस आ जाओ। भाभी, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। असल में मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे। वे मुझे अलग अलग किस्म की फिल्में दिखाते थे। जिस दिन आपने मुझे चैनल बदलते हुए देखा था, मैं हॉरर मूवी नहीं देख रहा था, बल्कि एक गलत सी मूवी देख रहा था। बस ऐसी चीज़ देखकर मैं बहक गया। मुझे माफ़ कर दो और घर पर वापस आ जाओ। मैंने कहा कि जो तुमने कहा है वे गलती नहीं, वे गुनाह है। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। इसमें कसूर तुम्हारे घर वालों का भी है, जो तुम्हारी एक्टिविटीज़ पर नज़र बंद किए हुए बस तुम्हें बच्चा समझते रहे हैं। मैं तुम्हारे भाई से तलाक लूँगी। मुझे तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी है। यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे घर पर बैठा हुआ था। उसके बाद मैं अमन से तलाक ले ली थी। ऐसे रिश्तों का यही अंजाम होता है। औरत को शादी के शुरू में ही देवर की हदें दे देनी चाहिए, और घर वालों को भी अपने बच्चों के रिश्तों की हदें बांधनी सिखानी चाहिए, ताकि घर जलने से बच जाए। धन्यवाद दोस्तों।